वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल आर के कॉन्सेप्ट्स पर। हम बात कर रहे थे मेंडल्स लॉज के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि एक जीन की वंशागति या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाया जाता है। उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल ने अपने पहले दो नियम दिए थे। उन्हीं दो नियम को पहले हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज दे वर टोटली बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस करके मेंडल ने अपने ये टू लॉज दिए थे। तो वो टू लॉज कौन कौन से थे, पहले उनका नाम देख लेते हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। और दूसरा जो लॉ दिया था उन्होंने, वो लॉ दिया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, या हिंदी में इसको हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये दोनों लॉज मेंडल ने टोटली बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मीन्स एक जीन की वंशागति, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके ऊपर बेस्ड थे। तो जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपना कंडक्ट करा लिया, और मेनली जो उन्होंने कंडक्ट कराया था, बताया था मैंने, उन्होंने तने की लंबाई को लेकर कराया था। लेकिन कन्फर्म होने के लिए उन्होंने जो भी बाकी कैरेक्टर्स थे उनके ऊपर भी उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट किए, तब भी उन्हें जीनोटिपिक फेनोटिपिक रेशियो जो मैंने बताए थे सेम टू सेम वैसे ही प्राप्त हुए। जब वो कन्फर्म हो गए तब उन्होंने टू लॉज प्रपोज किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, और दूसरा लॉ किया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बिल्कुल सिंपल लॉज हैं, सरल शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, पिछले वीडियोस को मैंने देखा बहुत बच्चे देखते जरूर हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। भाई लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो, भाई स्मैश करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो बिल्कुल, और कमेंट करो। कहीं कोई आप पूछना चाहते हो, कोई टॉपिक पूछना चाहते हो, कहीं प्रॉब्लम आई है, अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी आप कर सकते हो। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पहले जानते हैं ये क्या था। तो मेंडल ने ये लॉ कैसे प्रपोज किया, ये इन्होंने प्रपोज किया जब उन्होंने कई लक्षणों को लेकर क्रॉस बना लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो जब उन्होंने देखा F1 पीढ़ी में, जैसा मैंने बताया भी था, सिंपली बता रहा हूँ, क्रॉस में समझा चुका हूँ, कि जब उन्होंने लंबे और बौने पौधे, ये हमारा टॉल प्लांट है, ये डॉर्फ पौना पौधा है, इनके बीच जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा था कि पहली पीढ़ी में उन्हें जो भी पौधे प्राप्त हुए थे 100% टॉल, पहली पीढ़ी में, मींस F1 जनरेशन में, दिस इज F1 जनरेशन, और प्रोजेनी में 100% उन्हें लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। हाइब्रिड टॉल थे, लेकिन वो आप अंतर नहीं कर सकते कि हाइब्रिड टॉल है या प्योर टॉल है। जेनेटिक जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आधार पे तो अलग हो जाते हैं, लेकिन ऑन फिजिकल अपीयरेंस आप नहीं कह सकते वो लंबा है या वो संकल लंबा है। तो जब उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में सारे पौधे उन्हें लंबे प्राप्त हुए, और यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने बाकी कैरेक्टर्स पे और अन्य पौधों पर भी आजमाया, तब उन्होंने क्या पाया कि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही उत्पन्न होता है। उसी आधार पर उन्होंने फिर अपना पहला नियम बता दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो प्रभावी लक्षण होता है ये अप्रभावी लक्षण के ऊपर पहली पीढ़ी में अपना पूर्ण प्रभाव दिखा देता है, और पहली पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण को उत्पन्न नहीं होने देता, और केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ह्यूमंस में देना चाहूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा, अगर फादर की हाइट अच्छी खासी है और मदर की हाइट भले ही कम क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन आप क्या देखेंगे, मोस्ट ऑफ द उनकी जो संतानें होंगी वो लंबी ही होंगी। उसका कारण अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वो क्यों अधिकतर संतानें लंबी होंगी। तो आपने क्या देखा कि मेंडल ने जो अपना रिजल्ट दिया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे दिया, वो भी F1 जनरेशन के आधार पर, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे पौधे जो प्राप्त हुए मेंडल को वो सारे लंबे थे, इन एक्सपेरिमेंट कंडक्टिंग बिटवीन टॉल प्लांट एंड डार्क प्लांट। इसी प्रकार से उन्होंने गोल बीज, झुर्रीदार बीज, जो भी उनके बाकी फूली हुई फली और सिकुड़ी हुई फली, उनके बीच जब भी कराया उन्हें, तो पहली पीढ़ी में उन्हें मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्राप्त हुआ। तो जब उन्होंने देख लिया डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्राप्त होता है, उसी बेस पे उन्होंने अपना पहला लॉ बता दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन विच ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। प्रोजेनी में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को उन्होंने लॉ बता दिया कि जब भी हम एक डोमिनेंट
और एक रेसेसिव ट्रेट के बीच कैरेक्टर के बीच हम जब क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, रेसेसिव अर्थात अप्रभावी कैरेक्टर उत्पन्न नहीं होगा। इसके अपवाद भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जो बताया था फिलहाल मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। नाउ दूसरा लॉ उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे जो उन्होंने दिया था वो था युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम की। तो मेंडल ने जो दूसरा लॉ अपना दिया था वो दिया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। ये नियम क्या कहता है? इसमें मेंडल ने ये बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो युग्मक होते हैं मीन्स गैमेट्स होते हैं ये शुद्ध होते हैं, ये कभी भी मिक्स्ड नहीं होते, एलील्स कभी भी नॉट गेट मिक्स्ड, ये कभी मिक्स नहीं होते और इंडिपेंडेंटली ये एक्सप्रेस होते हैं अगली जनरेशन में। जैसा कि मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया, यहाँ पे दो कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, लंबाई का गुण और एक बौनेपन का, तो इनके जो एलील्स हैं ये कभी मिक्स नहीं होते, ठीक है, और मिक्स नहीं होते और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं और कभी भी ये मिक्स नहीं होते, इंटरमिंगल नहीं होने वाले हैं। तो जब F2 जनरेशन में देखा था, मैंने रिजल्ट बताया था कि TT स्मॉल कैपिटल T स्मॉल t और इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त जब हुए थे, तो आप देख रहे हैं ये दो ट्रेड जो थे जो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहे हैं सेम टू सेम इनके पेरेंट्स जैसे हैं, कहीं पर भी कैरेक्टर की इंटर मिक्सिंग नहीं हुई है, ये जो एलील से ये मिक्स नहीं हुए हैं। और एलील जब मिक्स नहीं होते तो कोई भी हमें इसलिए मझौले हाइट का यानी मीडियम हाइट का पौधा प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी बेस पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल ने अपना ये लॉ भी प्रपोज कर दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं डॉर्फनेस का कैरेक्टर था, ये इंटरमिक्स नहीं हुआ कि इसकी थोड़ी हाइट और बढ़ जाती पौधे की, या फिर ये जो टॉलनेस का जो एलील था इसकी जो हाइट थी थोड़ी या ज़्यादा चली जाती या थोड़ी कम हो जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि एलील्स ये प्योर फॉर्म में थे, प्योर ब्रीडिंग थे, इसीलिए ये इंटरमिक्स नहीं होते। उसीलिए मेंडल ने इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा था, युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, ये मिक्स नहीं होते। या इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण क्यों कहा? क्योंकि ये जब ये पृथक्कर तो जब अलग एक्सप्रेस होते हैं जिस भी जनरेशन में होंगे वो हमेशा सेपरेटली एक्सप्रेस होंगे, पृथक्कृत होंगे। उसी बेस पे मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स प्रस्तुत किया था। तो ये मेंडल ने अपने 2 लॉज दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल ने अपने ये 2 नियम प्रपोज किए थे। लेकिन मेंडल के इन दोनों नियमों के अपवाद भी हैं क्योंकि ये सारे जो नियम हैं ये सब पे अप्लाई नहीं होते, सभी जगह अप्लाई नहीं होते। इनका सबसे बेस्ट जो इनका जो इसका वो था विरोधात्मक, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे हम अपूर्ण प्रभाविता भी कहते हैं। दूसरा था कोडोमिनेंस, ये मेंडल नियम से विचलन शुरू करते हैं, तो उसे हम डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। और जो तीसरा था वो था प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। तो ये 3 घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने मेंडल के नियम से डेविएशन प्रस्तुत किया, अर्थात ये तीनों ही कंडीशंस जो साइंटिस्ट ने दी प्रपोज करके बताई कि यहाँ पर मेंडल का लॉ ओबे नहीं होता, तो यहाँ पे मेंडल का लॉ फेल हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में मेंडल का लॉ एप्लीकेबल होता है, वो दोनों लॉ ये रहे। तो इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इसका नाम ही अपूर्ण प्रभाविता, जब प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव अप्रभावी लक्षण के ऊपर पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो था वो था 4 o'clock प्लांट, जिसे हम मिरेबिलिस जलापा नाम से भी जानते हैं। तो जब इसके लाल रंग के फूल के पौधे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, लाल और सफ़ेद, लाल डोमिनेंट कैरेक्टर था और वाइट फ्लावर्स जो थे वो रेसेसिव थे, अप्रभावी थे, उनके बीच जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए प्राप्त क्या होना चाहिए था। लेकिन प्राप्त हुआ क्या? प्राप्त हुआ गुलाबी पौधे, ना लाल ना सफ़ेद, गायब हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो अपना पूर्ण प्रभाव रेसेसिव कैरेक्टर पर नहीं दिखा पाया और उससे मिक्स हो गया, और मिक्सिंग के कारण पहली पीढ़ी में गुलाबी पौधे प्राप्त हुए। 100% पौधे जो प्राप्त हुए थे गुलाबी प्राप्त हुए थे। यहीं पर मेंडल का लॉ फेल हो गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ सारे पौधे लाल प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार को डोमिनेंस भी हैं, प्लियोट्रॉपी भी हैं। इनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे एज पर योर सिलेबस इन NCERT। फिलहाल यहाँ पे एक हमने उसका एक्सेप्शन पढ़ लिया, अपवाद पढ़ लिया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है। यहाँ पे जो रेशियो भी बदल जाते हैं। जो रेशियो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था
वो 3:1 था फिनोटिपिक रेशियो, वो रेशियो चेंज होकर हो जाता है F2 जनरेशन में 1:2:1, क्योंकि जब हम पिंक फ्लावर्स को सेल्फिंग कराते हैं, स्वपरागित कराते हैं, तब हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं फिर आश्चर्यजनक तरीके से 1:2:1 अनुपात में प्राप्त होते हैं फिनोटिपिक रेशियो में। और फिनोटिपिक रेशियो, एक लाल पौधा प्राप्त होता है, 2 गुलाबी पौधे प्राप्त होते हैं और एक सफ़ेद पौधा प्राप्त होता है, सफ़ेद फूल वाला। और अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो निकलेंगे वो भी सेम ही होगा, क्योंकि वो एक लाल, 2 गुलाबी और एक 1 वाइट फ्लावर्स प्राप्त होते हैं। तो ये एक क्रॉस इसलिए ही फेमस होता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उस क्रॉस को बनाइए जिसमें फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं। तो दैट वन इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एक ऐसा क्रॉस होता है, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी घटना है जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं। वरना मेंडल ने जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग जो फिनोटिपिक रेशियो होना चाहिए वो 3:1 होना चाहिए और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होना चाहिए। एक बार फिर बताता हूँ, फिनोटिपिक और जो जीनोटिपिक रेशियो होना चाहिए वो 1:2:1 होना चाहिए। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस में ये दोनों ही रेशियोज अर्थात अनुपात सेम प्राप्त होते हैं, दैट इज़ 1:2:1। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में आपने मेंडल्स लॉज के बारे में जाना। इसके बाद हम 2 जीनों की वंशागति पढ़ेंगे कि मेंडल ने जब एक साथ 2 कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया तब उन्हें कैसे रिजल्ट प्राप्त हुए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय फ्रॉम।